हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस एडिटोरियल एनालिसिस में। एडिटोरियल का एनालिसिस तो होगा ही, साथ में 10 नए वर्ड्स भी देखेंगे, पैरा जंबल भी देखेंगे, वर्ड स्वैप भी देखेंगे और क्लोज टेस्ट भी आपके लिए रखी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको करनी है। अगले 45 से 50 मिनट तक हम इंग्लिश को अच्छी करने के हिसाब से तैयारी करेंगे। ठीक है, चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। आज हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है वो है साइकी। कौन सा वर्ड है ये? साइकी। साइकी का मतलब होता है सोच, है ना। किसी व्यक्ति की सोच, उसे हम कहते हैं साइकी, कि वो व्यक्ति कैसा सोचता है, उसकी सोच कैसी है, वो उसकी साइकी कैसी है। ठीक है, देखो सेंटेंस। द ट्रॉमा डीपली अफेक्टेड हर साइकी। उसकी सोचने की जो क्षमता है उस पर बहुत बड़ा आघात हुआ। किसकी वजह से? उस ट्रॉमा की वजह से। ट्रॉमा का मतलब है दुर्घटना। ठीक है, दुर्घटना से हुआ जो आप पे जो मेंटल अटैक होता है उसे कहते हैं ट्रॉमा। ठीक है, तो वो ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ कि साइकी पे अफेक्ट हुआ, लीविंग हर इमोशनली फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है ऐसी चीज जो जल्दी से टूट जाए। तो वो इमोशनली फ्रेजाइल हो गई, मतलब वो टूटने के कगार पे थी। ठीक है, तो साइकी का मतलब क्या हो गया? सोच। मीनिंग देखो, इसका मीनिंग क्या है? द ह्यूमन सोल, माइंड और स्पिरिट। हमारी जो सोच है जिसके बदौलत हम निर्णय लेते हैं। देखो, जैसे अभी कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज का रेप का मामला है, तो उसमें जो भी गुनहगार है उसकी साइकी कैसी थी वो जज करने की कोशिश करेंगे पहले, कि वो क्या सोच रहा था, है ना। उसका दिमाग ठिकाने पे था भी या नहीं था। तो क्रिमिनल की अलग साइकी होती है, किसी और की अलग साइकी होती है, हमारी सबकी अलग अलग साइकी होती है। साइकी मतलब सोच, है ना। समझ गए? सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? माइंड, स्पिरिट या कॉन्शियसनेस। हम जब अपने कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? हम जब सोचते हैं, हम अपने आपे में होते हैं, तो हम कैसे सोचते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब होता है जब आप इनवॉलेंटरी निर्णय ले रहे हैं अपने आप से, कुछ तो अपने आप से मतलब बिना सोच विचार किए, उसके पीछे आपकी सोच नहीं है, वो अनकॉन्शियस हो गया। या जब आप बेहोश पड़ जाते हो, आप मतलब कोई भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? वो अनकॉन्शियस है, मतलब वो अभी सोच नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को बेहोश है, होश में नहीं है। तो कॉन्शियस होना मतलब होश में होना, अनकॉन्शियस होना मतलब बेहोश होना। समझ गए? साइकी समझ गया? साइकी, साइकी मतलब सोच। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके फिर? सोच के अपोजिट क्या है? हमारा शरीर है, बॉडी या फिजिकलिटी, हमारा बाहरी शरीर। समझ गए? चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो हो सकती हो या जिसके लिए कोई कारण बताया जा सके, जिसके पीछे कोई तो भी खास, कोई तो भी कारण हो, जो रीजनेबल हो या प्रैक्टिकल हो, ऐसी चीज को हम प्लॉजिबल कहेंगे। देखो सेंटेंस, द लॉयर प्रेजेंटेड अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। प्लॉजिबल का मतलब यहाँ क्या है? एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जो रीजनेबल हो। रीजनेबल मतलब उसके पीछे कुछ तो भी कारण दिया जा सकता हो, प्रैक्टिकल लगे, वो सुनने के बाद लगे नहीं ठीक तो लग रहा है ना, यानी कुछ भी हवा में बात नहीं लग रही है, दैट इज प्लॉजिबल। एक्सप्लेनेशन फॉर हिज क्लाइंट्स एक्शन। उसने एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दिया कि वाह ये कारण था इसलिए ऐसा हुआ। देखो मीनिंग क्या होता है इसका? सीमिंग रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब जिसका कारण दिया जा सकता है, या प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब जो एक्चुअली हुआ होगा, ऐसा। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? बिलीवेबल, है ना, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, आपको लगता है नहीं ये हो सकता है ना। या फिर नहीं हो सकता वाली चीज कैसी रहेगी फिर? अनबिलीवेबल हो जाएगी, इम्प्लॉजिबल हो जाएगी या इम्प्रॉबेबल हो जाएगी। राइट, जिस पे आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, वो चीज कैसी रहेगी? बिलीवेबल। या जिसका कारण है वो चीज होती है क्रेडिबल, है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, और यानी उसको, उस पर कोई विश्वास कर सकते हैं, वो क्रेडिबल है। या फिर लाइकली, जो हो सकती है, हाँ वाह हुई है ये बात, दैट इज प्लॉजिबल, है ना। तो जो चीज जिसके पीछे आप कारण दे सकते हो वो चीज हो गई प्लॉजिबल। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज कमोमरेट। क्या वर्ड है? कमोमरेट। कमोमरेट का मतलब होता है सम्मान करना किसी का, है ना। सम्मान में कुछ तो भी करना, मतलब कमोमरेट करना, किसी या किसी चीज को सम्मानित करना। देखो सेंटेंस देखो,
अ स्टैचू वॉज इरेक्टेड, क्या क्या इरेक्ट किया गया, एक स्टैचू, पुतला, टू कममेरेट द टाउन्स वॉर हीरोज, जो शहर के जो वॉर में शहीद हुए या वॉर के जो हीरोज थे, शहीद हुए भी या नहीं भी हुए ऐसे, तो वॉर में जो हीरोज थे उनके सम्मान में एक स्टैचू बनाया गया, राइट। सम्मान इज कमोमरेट करना, मीनिंग क्या है इसको देखो, टू ऑनर मतलब सम्मान करना, रिमेंबर समवन और समथिंग थ्रू अ सेरेमनी और एक्शन, कोई एक एक्शन या फिर कार्यक्रम करके, प्रोग्राम करके उनको सम्मानित करना, उसे हम कमेमोरेशन कहते हैं या कमेमोरेट करना कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, सेलिब्रेट करना, ऑनर करना या मेमोरियलाइज करना। हम इरेक्ट क्यों करते हैं, कोई स्टैचू क्यों इरेक्ट करते हैं, ताकि हमारी मेमोरी में वो रहे, कि वो स्टैचू देख के याद आए कि ये हमारे वॉर हीरोज थे जिन्होंने हमारे यानी वॉर में अपने आप को यानी अपना बलिदान दिया या वॉर में अपनी देश की रक्षा की, तो ये किया है इसलिए उनके मेमोरी में वो होता है। एंटोनिम क्या होंगे इसके, भूल जाना, फॉरगेट, इग्नोर या ओवरलुक करना, यानी देख के भी अनदेखा करना, दैट इज ओवरलुक करना, अनदेखा करना। समझ गए, समझ गया वर्ड कमोमरेट। कमोमरेट का मतलब क्या होता है, सम्मानित करना किसी को, ठीक है, सम्मान देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मैंडेट। मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है आदेश, ऑफिशियल आदेश या आज्ञा, उसे कहते हैं मैंडेट। आपने ये वर्ड सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई पार्टी सरकार इलेक्शन जीतती है तो वो कहती है कि हम सरकार बनाएंगे क्योंकि ये जनता का मैंडेट है, यानी जनता ने हमारे पक्ष में वोट किया है, इसका मतलब जनता का ये आदेश है कि आपकी पार्टी सरकार चलाए, है ना। तो मैंडेट का मतलब होता है आदेश। इलेक्शन में लोग वोट करते हैं, तो इसका मतलब क्या, अगर एक पार्टी को वोट मिला, इसका मतलब क्या है कि लोगों ने उस पार्टी को आदेश दिया है कि अब आप सरकार चलाइए, ठीक है। तो मैंडेट का वो मतलब हो गया। देखो सेंटेंस, द गवर्नमेंट इशूड अ मैंडेट, यहाँ पे किसने मैंडेट इशू किया, सरकार ने, मतलब आदेश दिया है किसको, रिक्वायरिंग ऑल सिटीजन्स टू वियर मास्क। कोविड के समय पे दिया था, है ना, सरकारों ने अपने जनता को क्या दिया था, सारे लोगों को आदेश दिया था क्या, कि मास्क लगा के घूमना है सब जगह, ठीक है। दैट वाज अ मैंडेट, आदेश। मीनिंग क्या होगा इसका, एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमीशन टू डू समथिंग। तो एक क्या है, ये आदेश है, ऑर्डर है, आज्ञा है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, कमांड करना, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन देना, बताना कि ऐसा ऐसा करो, या इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, सिंपल वर्ड्स है ये। एंटोनिम्स क्या होंगे, अभी कमांड देना का एंटोनिम क्या हो सकता है, सजेशन देना, कि भाई देखो बता तो रहा हूं, करना हो तो कर लेना, है ना। यानी ये 10 वर्ड्स है। अब मैं आपको बता सकता हूं कि मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि देखो जब आप ये क्लास करो ना तो साथ में एक बुक पेन लेके बैठो ना, जो भी वर्ड्स मैं आपको तुम्हारी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन करो। ये सजेशन हो गया, ठीक है। मैं अभी मैंडेट कर रहा हूँ क्या तुमको ये करने के लिए, नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू सजेशन। हाँ, ये मैंने बताया और तुम्हारे पेरेंट्स ने सुन लिया तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको ये आदेश देंगे, तो पहले सजेशन ही समझ लो, ठीक है। तो सजेशन या फिर रिकमेंडेशन या प्रपोजल, ये उसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। समझ गया मैंडेट का मतलब, मैंडेट मतलब आदेश। चले नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड क्या है, टिल्टिंग। टिल्ट, टिल्ट से बना टिल्टिंग, है ना। टिल्टिंग मतलब क्या, एक साइड झुकना। टिल्ट का मतलब क्या होता है, झुकना, बस बहुत सिंपल सा वर्ड है। देखो सेंटेंस, द ओल्ड चेयर केप्ट टिल्टिंग टू वन साइड। पुरानी चेयर थी तो वो एक साइड झुक जाती थी, पुरानी हो गई थी ना, झुक जाती थी। टिल्टिंग टू वन साइड व्हेनेवर समवन सैट इन इट, कोई बैठा था तो वो झुक जाती थी। मीनिंग टू लीन और मूव इनटू स्लोपिंग पोजीशन, है ना। यानी कोई ऐसी कोई चीज है तो वो ऐसे झुक जाना किसी एक साइड में, तो वो टिल्ट हो रही है, सिंपल। सिनोनिम क्या होंगे इसके, स्लैंटिंग, देखो ये है स्लैंटिंग, स्लैंटिंग लाइन, है ना। इंक्लाइनिंग, ये इंक्लाइन हो रही है, ऐसी हो रही है, इंक्लाइंड। या लीनिंग, देखो ये लीन हो रही है, मतलब इधर झुक रही है, तो एक साइड झुकना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, स्ट्रेटनिंग, ये एंटोनिम हो गया उसका, स्ट्रेटनिंग। बैलेंसिंग या लेवलिंग, ठीक है। तो ये हो गए उसके एंटोनिम्स, समझ गए। टिल्टिंग बहुत सिंपल सा वर्ड है, टिल्ट मतलब झुकना।
आज के वर्ड्स बहुत इजी है, बहुत इजी वर्ड्स है आज के। नेक्स्ट वर्ड है श्रग्ड ऑफ। श्रग्ड ऑफ, श्रग्ड ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। श्रग्ड ऑफ इज लाइक ऐसे झटकना, है ना, झटकना। तो धूल को कैसे हम झटकते हैं, है ना, तो वैसे किस लोगों को भी हम इग्नोर करते हैं। मतलब अगर कोई बात कर रहा है और आपको ध्यान नहीं देना, जाने वो जाने देना इज कॉल्ड श्रग्ड ऑफ, यानी यू आर श्रगिंग हिम ऑफ, है ना, यानी आप छोड़ो उसकी तरफ ध्यान मत दो, श्रग ऑफ कर रहे हो, तो यू आर इग्नोरिंग। तो जैसे आप धूल झटकते हो वैसे आप किसी को इग्नोर कर रहे हो या उससे बात नहीं करना, समझ गए, तो दैट इज श्रगिंग ऑफ, इग्नोर करना। ठीक है, देखो सेंटेंस कि श्रग्ड ऑफ द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब लोग उसके दोष निकाल रहे थे और उसने दोष को क्या किया, जाने दो, छोड़ो, नहीं सुनना है इनका। तो वो अपने क्रिटिसिज्म को भी क्या कर रही थी, श्रग ऑफ कर रही थी, इग्नोर कर रही थी, नकार रही थी ना, डिसमिस कर रही थी। डिसमिस करना, इग्नोर करना, दैट इज श्रग्ड ऑफ। कॉन्फिडेंट इन हर डिसीजंस, मीनिंग देखो श्रग्ड ऑफ का क्या होता है, टू डिसमिस, है ना, बेदखल कर देना अपनी नजरों से। इग्नोर समथिंग, यूजुअली समथिंग निगेटिव और इनकन्वीनियंट ना। श्रग्ड ऑफ जनरली ऐसी चीज होती है जो आपको नापसंद हो, कोई आप पे कमेंट कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना, चलो छोड़ो, है ना, तो दैट इज श्रग्ड ऑफ। चलो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, डिसरिगार्ड। रिगार्ड मतलब हाव देना किसी को, डिसरिगार्ड मतलब गिनना ही नहीं किसी को, छोड़ देना, जाओ। डिसमिस कर देना, ये पहले भी आ गया। या ब्रश असाइड। ब्रश असाइड मतलब धूल को कैसे आप साइड में कर देते हो, वैसे भी जो लोग आपको नापसंद है उनको आप हटाओ इनको, दैट इज ब्रश असाइड। ठीक, बहुत बार अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो आपको ऐसे कमेंट्स आते हैं, सेलिब्रिटीज़ के केस में बहुत होता है ना, क्या कि कमेंट्स आ गए तो लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ लेना देना, खुद तो कुछ किया नहीं होता कि कुछ उन्होंने, फिर भी उन पे कमेंट्स करते हैं, जिनको हम ट्रोल्स कहते हैं आजकल। तो फिर सेलिब्रिटीज़ क्या वो ट्रोल्स पे ध्यान देंगे, नहीं, दे श्रग देम ऑफ या दे ब्रश देम असाइड, जाओ अरे छोड़ो इन लोगों को, ब्रश देम असाइड। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे इनके, सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करना, यानी आपने सजेशन दिया है तो एक्नॉलेज करना, हाँ ठीक है ऐसा भी करेंगे, ठीक है, दैट इज ओके। एक्सेप्ट करना, अपनी गलती है उसे स्वीकारना या सामना करना चीज़ों का, कन्फ्रंट करना, है ना। जनरली ये बोला जाता है सेलिब्रिटीज़ द्वारा कि वो सारी कमेंट्स को, सारी चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते या कन्फ्रंट करने से बचते हैं, क्योंकि वो फिर अगली हो जाती है चीज़, राइट। अगली यानी हिंदी वाला अगली नहीं, इंग्लिश वाला अगली, UGLY, है ना, विभत्स हो जाती है वो चीज़, इसलिए बचते हैं हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं। दे श्रग ऑफ द कमेंट्स, ट्रोल्स, दे ब्रश देम असाइड। समझ गया, श्रग ऑफ का मतलब झटक देना। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है किसी चीज को पुश देना, यानी मोटिवेट करना। किसी चीज हम करते हैं ना, पुश करते हैं, अरे जहाँ हाँ तुम कर सकते हो जाओ, या किसी को मोटिवेट करना, तो उसे कहते हैं हम इम्पेटस देना। यानी कोई इंडस्ट्री है बंद हो रही है तो सरकार से वो मदद मांगने के लिए, और सरकार ने कहा ठीक है हम तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देते हैं और कुछ पैसे भी देंगे, जाओ तुम देखो और जमता है क्या, तो तुमको एक पुश मिला, एक मोटिवेशन मिला, दैट इज एन इम्पेटस। देखो सेंटेंस, द डिस्कवरी ऑफ न्यू मार्केट प्रोवाइडेड द इम्पेटस फॉर द कंपनीज एक्सपांशन। कंपनी को एक्सपांड करना था लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था, अचानक से क्या हुआ, नया मार्केट की डिस्कवरी हो गई, न्यू मार्केट की, इसकी वजह से वो पुश मिला, मोटिवेशन मिला, अरे नया मार्केट है चलो और अच्छा करेंगे, पुश मिलेगा, मोटिवेशन। देखो मीनिंग क्या है इसका, द फोर्स और एनर्जी दैट ड्राइव समथिंग, मोटिवेशन, यही एक वर्ड है इम्पेटस को डिफाइन करने वाला, मोटिवेशन। सिनोनिम्स, मोटिवेशन तो है ही, ड्राइव या इंसेंटिव। बहुत बार इंसेंटिव क्या होता है, आपने अच्छा काम किया तो आपको सैलरी मिलेगी, आप अगर कहीं जॉब कर रहे होंगे तो, लेकिन अगर आपने ज़्यादा अच्छा काम किया तो आपको थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा, ज़्यादा के पैसे देंगे, फिर आपको लगेगा अरे यार थोड़ा ज़्यादा काम किया तो और पैसे मिल रहे, चलो और करो, यानी मोटिवेशन मिलती है उससे, उसे कहते हैं इंसेंटिव। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, डेटेरेंट, है ना। डेटेरेंट मतलब ऐसी चीज जो आपको रोके, डिटर करना मतलब रोकना। हिंडरेंस, हिंडरेंस मतलब भी रोकना, बाधा, है ना, कि आप सीधे चल रहे हो बीच में बाधाएं आ रही है
तो वो हिंड्रेंसेस हो रहा है, ऑब्स्टेकल्स है ना, ये यहाँ पे आई गया ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब भी बाधा, तो ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस या डेटरेंट, ये क्या हो गए उसके एंटोनिम्स, समझ गए। फिर इम्पेटस का मतलब क्या है, पुश करना या मोटिवेट। चले नेक्स्ट वर्ड पे, चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज चर्न। चर्न, चर्न का मतलब मथना या बिलोना, हम कहते हैं ना, वो हमारे हाथ में वो आपको मक्खन निकालना है तो मक्खन निकालने के लिए जो करते हैं मथना, तो दैट इज कॉल्ड चर्न। या फिर दही से आपको मट्ठा बनाना है तो आप चर्न कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड चर्निंग। ब्लेंडर से जो करते हो ना, दैट इज चर्निंग। देखो सेंटेंस, द वेव्स चर्नड, चर्न मतलब वो ऐसे घुसली गई है ना, एज द स्टॉर्म ग्रीव स्ट्रॉन्गर टॉसिंग द बोट वायलेंटली। वेव्स चर्न होने लगी मतलब ऐसे मिक्सअप होने लगी एकदम जोर जोर से, विगरसली कोई चीज अगर मिक्सअप हो रही है, विगरसली मतलब बहुत स्ट्रेंथ, शेक होए जैसी अगर मिक्स हो रही है तो उसे कहेंगे हम चर्न हो रही है। देखो मीनिंग, टू मूव समथिंग विगरसली, विगरसली मतलब बहुत एनर्जी के साथ या वायलेंटली, टू स्टर और शेक, किसी चीज को शेक करने के लिए बहुत विगरसली उसको घुमाया जाए, जोर से घुमाया जाए, दैट इज चर्न। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, एजिटेट मतलब ऐसे ऐसे घुमाना, स्टर करना मतलब चीज़ों को मिलाना या शेक करना, है ना, मिल्क शेक वगैरह बनाना है तो शेक करते हैं बॉटल, दैट इज मिल्क शेक, शेक। या एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, अब शेक करना, स्टर करना, इसमें सब में चीज़ें हिल रही है, एंटोनिम क्या होगा, शांत, सेटल, काम, स्टिल, एकदम शांति, समझ गए, चीज़ें सेटल डाउन हो गई धीरे धीरे। पानी जब हिल नहीं रहा है तो चीज़ें क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है नीचे, राइट, दैट इज एंटोनिम ऑफ चर्न। समझ गए, क्लियर। चले अगले वर्ड पे, अगला वर्ड वी हैव इज फॉइल्ड। फॉइल, 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 फॉइल्ड, फॉइल अलग है और फॉइल्ड ये वर्ब अलग है। फॉइल मतलब वो सिल्वर फॉइल होती है वो अलग है ना, पन्नी, फॉइल का मतलब होता है पन्नी, पेपर। फॉइल्ड ये वर्ब है, फॉइल्ड का मतलब क्या होता है, फॉइल्ड करना मतलब किसी चीज को नाकाम कर देना, कोई चीज होने वाली है उसको नाकाम कर दिया, होने से पहले उसको नाकाम कर दिया, दैट इज फॉइल कर देना। देखो सेंटेंस, द रॉबर्स प्लान, किसका प्लान, रॉबर्स का प्लान वॉज फॉइल्ड बाय द क्विक रिस्पॉन्स ऑफ द पुलिस। तो रॉबर्स कुछ प्लान कर रहे थे लेकिन उसे नाकाम कर दिया पुलिस की चतुराई ने, चतुराई ने नहीं, क्विक रिस्पॉन्स ने नाकाम कर दिया, है ना। देखो मीनिंग क्या होगा इसका, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम सक्सीडिंग। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, थ्वार्टेड, थ्वार्टेड मतलब किसी चीज को सक्सीड होने से रोक देना, प्रिवेंट करना उसको। फ्रस्ट्रेटेड, अच्छा नहीं लगना, बहुत फ्रस्ट्रेट होना, काम नहीं हो रहा है इसलिए फ्रस्ट्रेशन होती है। हिंडर्ड यानी बाधा डालना किसी चीज में, अब ये प्लान कर रहे थे, पुलिस ने आके बाधा डाल दी, रोक दिया। एंटोनिम क्या होंगे इसके, बाधा डालना, इसका अपोजिट क्या होता है, सपोर्ट करना चीजों को, मतलब असिस्ट करना, एड करना, एड, एड करना मतलब क्या, मदद करना, हेल्प करना मतलब मदद करना। समझ गए, फॉइल्ड का मतलब सिंपल है, फॉइल्ड मतलब किसी चीज को नाकाम करना, प्लान को। एंड द फाइनल वर्ड फॉर टुडे इज आयर। आयर बहुत छोटा सा वर्ड है, आयर, आयर मतलब बहुत गुस्सा, आयर का मतलब गुस्सा यानी हाईएस्ट डिग्री का गुस्सा इज कॉल्ड आयर। फ्यूरी, जब ऐसा हो कि बस वो ऐसा समझो कि अभी धूप तो होती है ना, पर अगर समझो धूप का लेके जो धूप होगी मई के महीने में, वो धूप देख के ऐसा लगेगा यार सूरज को गुस्सा आया है, और वो सूरज की फ्यूरी है, बस गुस्सा वो अपने पे जता रहा है, दैट इज कॉल्ड आयर, है ना। बहुत गुस्सा जब किसी को होता है उसे आयर कहते हैं। देखो सेंटेंस, हिज केयरलेस रिमार्क्स प्रोवोक्ड द आयर ऑफ हिज कलीग्स। उसके कलीग्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्यों, उसके केयरलेस रिमार्क्स की वजह से। क्या होगा मीनिंग, इंटेंस एंगर, एंगर भी नहीं, कैसा एंगर, इंटेंस बहुत ज़्यादा, या रेज यानी हाई लेवल का गुस्सा। सिनोनिम क्या होंगे इसके, एंगर, रैथ, रैथ का मतलब भी गुस्सा ही होता है, प्रकोप, दैट इज रैथ, या फ्यूरी बहुत गुस्सा आना। एंटोनिम क्या होंगे इसके, काम रहना, पीस या सीरीन, सीरीन मतलब शांत। अगर आप अभी सुबह सुबह अगर किसी तालाब के किनारे बैठे हो
तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा होता है, सीरीन एटमॉस्फेयर होता है, काम, शांत। ठीक, समझ गए सारे वर्ड्स, ध्यान में आ गए। अब क्या है, इन 10 वर्ड्स के बेसिस पे आपके लिए क्लोज टेस्ट है, आपको वो क्लोज टेस्ट सॉल्व करनी है और उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक, तो आपके लिए जो क्लोज टेस्ट है वो अभी यहाँ है, दिस इज द क्लोज टेस्ट। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, डन। तो ये क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करनी है और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं। अभी हम चलेंगे हमारे मेन पार्ट पे जो है एडिटोरियल। तो ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द एडिटोरियल, एडिटोरियल का पहला पार्ट है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स में जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है, कमला हैरिस है, इनके बीच में लड़ाई चल रही है, तो उस पे ये डाउन टू दी वायर नाम से एडिटोरियल है। तो अभी इसको पहले पढ़ लो फर्स्ट पार्ट, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, गो थ्रू इट। ठीक है, डन, पढ़ लिया, वेरी गुड। अगर नहीं हुआ होगा तो पॉज कर लेना और पॉज करके पढ़ना। ठीक, चलो, तो अब समझ रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा तो समझने में आसानी होगी। चलो, क्या दिया है पहले पार्ट में हमारे पास, डाउन टू दी वायर। डाउन टू दी वायर का मतलब क्या होता है, एकदम आखिरी समय पे। अब ऐसा समय आ गया है जब इलेक्शन होने ही वाले हैं, है ना। डाउन टू दी वायर यानी ऐसा समझ लो कि मैच का आखिरी ओवर है, ऐसे इस सिचुएशन को कहते हैं डाउन टू दी वायर। ऑन दी रन अप टू दी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अभी यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके बारे में है। अ सेकेंड apparent attempt on the life of former US president and Republican candidate for the White House, Donald Trump has again lent an air of drama to the unfolding US election campaign. क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर, एक दूसरा अटेम्प्ट किया गया, apparent attempt, एक दूसरा अटेम्प्ट किया गया किसको मारने के लिए, जो रिपब्लिकन कैंडिडेट है। वहां पे दो पार्टीज होती है, एक रिपब्लिकन है एक डेमोक्रेट्स है। रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट है उनका नाम है कमला हैरिस। तो रिपब्लिकन पार्टी के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन पे जानलेवा हमला एक बार हो चुका है जब गोली उनके कान को छू के निकल गई। दूसरी बार यह अटेम्प्ट फिर से किया गया जब वो गोल्फ कोर्स में थे, उनके खुद के गोल्फ कोर्स में थे। वहाँ पे झाड़ियों में
जो सीक्रेट सर्विस है उनको एक व्यक्ति बंदूक दाने नजर आया, मतलब बंदूक की नली दिखी, तो वो उसके पीछे भागे, फिर उससे अरेस्ट किया गया और ये पता चला कि वो डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने के लिए आया था। तो ये जब हुआ तो इससे क्या पता चलता है, इट हैज अगेन लेंट एन एयर ऑफ ड्रामा टू दी अनफोल्डिंग यूएस इलेक्शन कैंपेन। यूएस इलेक्शन कैंपेन को जो ये खुल रहा है हम लोगों के सामने, इसमें और थोड़ा सा ड्रामा आ गया इसकी वजह से। अनलाइक फर्स्ट सच अटेम्प्ट इन पेंसिल्वेनिया in mid-July and in which a shooter's bullet hit Mr. Trump's ear। पहला जो वाकया था, अनलाइक का मतलब उस केस में अलग था, ऐसा बोलना है, अनलाइक है ना, उसमें अलग था। उसमें क्या हुआ था, पहले इसमें पेंसिल्वेनिया में हुआ था वो जुलाई में, जहां पे शूटर की बुलेट हिट ट्रम्प्स ईयर, डोनाल्ड ट्रंप के कान में लगी थी। अ मैन विथ राइफल, दूसरे बार में क्या हुआ, अभी इस बार क्या हुआ यहां पे दिया है वो। तो अनलाइक ये कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ये अ मैन वाला एक सेंटेंस और इससे पहले जो दिया वो सेंटेंस। अनलाइक से जुड़े हुए दोनों सेंटेंसेस आर अपोजिट, ठीक है। दिस इज लाइक दिस ऐसा हो सकता है, या फिर दिस इज अनलाइक दिस, अनलाइक मतलब फिर अपोजिट्स हैं, ठीक है। फिर ये बार क्या हुआ, अ मैन विथ राइफल एट द गोल्फ क्लब वेयर मिस्टर ट्रंप वॉज लोकेटेड वॉज कन्फ्रंटेड बाई द सीक्रेट सर्विस। सीक्रेट सर्विस उनकी वो संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स इनकी सुरक्षा में होती है। तो ये सीक्रेट सर्विस ने कन्फ्रंट किया, मतलब उसका सामना किया, उसको पकड़ा एंड टेकन इनटू कस्टडी, उसको अरेस्ट किया। व्हाइल द टू अटेम्प्ट्स मे विन मिस्टर ट्रम्प सम sympathy votes on November 5, it remains to be seen whether these incidents impact the public psyche sufficiently to tip the race in his favor। यहां पे ऑथर क्या करे कि मिस्टर ट्रंप पे ये जो 2 बार जानलेवा हमले हुए, इससे उनको कुछ सिंपैथी के वोट्स तो मिल सकते हैं, पर ये देखना पड़ेगा कि नवंबर 5 को क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। नवंबर 5 को ये देखना पड़ेगा, नवंबर 5 को जब रिजल्ट आएंगे तो तब देखना पड़ेगा कि ये जो इंसिडेंट्स है इससे उनको क्या इतना फायदा हुआ कि वो पब्लिक की साइकी को अफेक्ट कर सके, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा टिप द रेस इन हिज फेवर, यानी रेस उनके साइड में झुकी। ये होता है क्या, ये 5 नवंबर को उनको पता चलेगा। एज इट स्टैंड्स, अभी क्या हो रहा है, एज इट स्टैंड्स अभी की सिचुएशन, द रेस बिटवीन मिस्टर ट्रंप एंड हिज डेमोक्रेटिक राइवल वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस इज पॉइज्ड ऑन अ नाइफ्स एज। अभी क्या सिचुएशन है, अभी नाइफ्स एज पे है बिल्कुल सिचुएशन, मतलब कभी भी इधर जा सकती है, कभी भी इधर जा सकती है। दोनों एकदम तगड़े कैंडिडेट्स हैं, इक्वल लेवल पे लग रहा है अभी फिलहाल, किसी की ओर झुकता हुआ तो नहीं दिख रहा है। विद द लेटेस्ट नेशनल एवरेज ऑफ पोल्स पुटिंग मिसेस हैरिस अहेड बाय 3 परसेंटेज पॉइंट्स, है ना। तो वहां पे जो ये हमारे यहाँ नहीं होते पहले एग्जिट पोल्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे भी वैसे एग्जिट पोल्स चल ही रहे, तो उनमें अभी फिलहाल कमला हैरिस को 3% की बढ़त है, यानी 49% उनको बढ़त अभी वहां पे दिख रही है कि इनको 49% है। येट फिर भी एनालिस्ट आर्ग्यू दैट द डिफरेंस इज नॉट बियॉन्ड मार्जिन ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर। पर ये दोनों में जो डिफरेंस है, उनको 46 है, इनको 49 है, तो ये इतना तो स्टैटिस्टिकल एरर भी हो सकता है। तो ये नहीं कह सकते हम कि वो आगे है, ये इतना एरर की वजह से भी होता है ना। तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो आगे है। द मार्जिन ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर विच वुड मेक इट अनवाइज टू अज्यूम अ विनर बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड। और ये जो अभी का ट्रेंड दिख रहा है, इससे ये अज्यूम करना कि कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाएगी, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये एरर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज इन द फर्स्ट पार्ट। अब आपको पहला पार्ट समझ गए, इस सेकंड पढ़ लो, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलो पढ़ो जल्दी।
ठीक, चलो पढ़ लिया। क्या है अभी इस पार्ट में? लीविंग असाइड अनएक्सपेक्टेड और शॉक इवेंट्स दैट कुड ड्रामेटिकली शिफ्ट द टर्म्स ऑफ द रेस बिटवीन नाउ एंड वोटिंग डे, द ओल्ड इलेक्शन एडेज, एडेज का मतलब होता है कहावत। अगर ऊपर क्या दिया है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, कौन सी क्या नहीं होता? अनएक्सपेक्टेड या शॉक इवेंट्स नहीं होते यहां से इलेक्शन दिन के बीच में, तो है ना, तो द ओल्ड इलेक्शन एडेज एंड द पास्ट स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन दैट अ ग्रेटर टर्नआउट में बेनिफिट डेमोक्रेट्स विल लाइकली होल्ड ट्रू इन 2024। अगर कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता तो ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने पास्ट में देखा है या जैसे कहावतों में भी कहा गया है कि अगर ज़्यादा टर्नआउट होता है, ज़्यादा टर्नआउट मतलब ग्रेटर टर्नआउट मतलब बहुत ज़्यादा लोग वोट करने आते हैं, तो इसका फायदा डेमोक्रेट्स को होता है। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि डेमोक्रेट्स को ज़्यादा टर्नआउट का फायदा होता है और वही शायद 2024 में भी होगा। इंडीड इन 2022 मिड टर्म इलेक्शंस the performance of Republicans who were on a strong wicket after incumbent President Joe Biden's approval rating had fallen to relatively low levels was dented by Democratic Party supporters who turned out in greater numbers in wake of Supreme Court's decision overturning Roe versus Wade on federal right to abortion। बहुत बड़ी लाइन है। क्या बोला है? 2022 में मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे और ये मिड टर्म इलेक्शंस में क्या हुआ था कि रिपब्लिकन जो पार्टी है ना, डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी, ये अच्छे विकेट पे लग रही थी। इट वाज लुकिंग ऑन अ स्ट्रांग विकेट, यानी वेयर ऑन स्ट्रांग विकेट में अच्छी पोजीशन में थे। ठीक है, क्यों अच्छी पोजीशन में थे? क्योंकि जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं, वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो अस्तित्व में है, वो इनकम्बेंट कहते हैं, है ना। तो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो बाइडन, इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत नीचे आ गई थी, यानी इन पे लोगों का विश्वास बहुत कम हो गया था। इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि रिपब्लिकन्स जीतेंगे, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में वोट देने पहुंचे, जिसकी वजह से क्या हुआ, और ये वोट देने क्यों पहुंचे? इन द वेक ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था रो वर्सेस वेड केस में, जहां पे फेडरल राइट, एबॉर्शन का फेडरल राइट दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा जजमेंट है, इस पे हमने एडिटोरियल इससे पहले भी देखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही जो ऊपर की लाइन है कि अगर ज़्यादा टर्नआउट होता है, यानी बहुत ज़्यादा लोग इलेक्शन में वोट देने पहुंचते हैं, तो इसका फायदा डेमोक्रेट्स को होगा। डेमोक्रेट्स को मतलब कमला हैरिस को। ठीक, डेमोक्रेट्स मे हैव फेल्ट इनकरेज्ड आफ्टर द फर्स्ट ट्रंप हैरिस प्रेसिडेंशियल डिबेट wherein Mr. Trump made unfounded allegations about immigrants eating pets of Americans। हमारे यहाँ नहीं है वैसी सिस्टम, पर वहाँ प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती है, मतलब जो दो लोग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन दोनों में डिबेट होती है, चर्चाएं होती हैं। ठीक है, वाद विवाद होता है, और जब ये टेलीवाइज्ड होता है। तो अभी पहली डिबेट हुई कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तो उसका रिजल्ट देख के, उसमें वो डिबेट देख के शायद डेमोक्रेट्स यानी कमला हैरिस वाली जो पार्टी है, इनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, ऐसे ऑथर कह रहे हैं। इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, इमिग्रेशन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे। इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, इमिग्रेशन मतलब जो लोग अपने देश में आते हैं उन्हें इमिग्रेंट्स कहते हैं। तो यूएस में जो लोग अंदर आ रहे हैं उन्हें इमिग्रेंट्स कहेंगे। तो उनके लिए जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हैज़ ऑलवेज बीन अ थॉर्नी इशू। ये एक बहुत थॉर्नी इशू रहा। थॉर्नी का मतलब कांटे जैसा, है ना, इससे जनरली कोई बहुत इजीली डील नहीं कर पाता, और रिस्की इशू है। दैट हैज पंचर्ड कैंपेन ऑफ, देखो ऐसा काटा है जिसने पंचर करके रख दिया है किसको? कैंपेन ऑफ मेनी प्रीवियस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स और पॉलिसी प्लान्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना, बहुत सारे लोगों के प्लान्स को इसने धराशाही कर दिया है। ऐसा इशू है इमिग्रेशन। चलो लास्ट पार्ट छोटा सा है, इसको फट से पढ़ लो, ठीक है, 30 सेकेंड्स में गो थ्रू इट।
ठीक, पढ़ लिया, छोटा सा पार्ट है। चलो क्या है अभी इसमें, मिस्टर ट्रम्प ऑलरेडी एलिनेटेड मेनी वोटर्स, एलिनेटेड मतलब दूर करना, है ना, मेनी वोटर्स ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म। अब वो इससे पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, है ना, यूएस के, तो उस टाइम पे और उनके अभी कैंपेन के वक्त उन्होंने बहुत सारे वोटर्स को अपने से दूर कर दिया। ये ऑथर के मत है सारे, हाँ, ये सच्चाई इसमें होगी नहीं होगी ये नहीं कह सकते हम लोग, वो खुद भी लिखते लिखते कुछ सोच रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें तो सच मानने की या झूठ मानने की चीज़ों में नहीं पड़ना है हमको, बस चीज़ों को समझना है कि उनके व्यूज़ क्या है। ठीक, व्हेन ही इम्प्लीमेंटेड ही सो कॉल्ड मुस्लिम बैन, जब उन्होंने एक मुस्लिम बैन करने की बात कही थी, ट्रैवल टू यूएस फ्रॉम सर्टन मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस एंड मेड डिरोगेटरी रिमार्क्स, डिरोगेटरी का मतलब क्या होता है, अपमानजनक, किसी को नीचा दिखाने वाले रिमार्क्स, डिरोगेटरी, अबाउट इमिग्रेंट्स फ्रॉम मेक्सिको एंड अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका। तो ट्रम्प इससे पहले भी प्रेसिडेंट थे, उस समय पे उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी इस्लामिक कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज, जहां से लोगों को नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि मेक्सिको के लोग या फिर लैटिन अमेरिका में कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां के लोगों को नहीं आने देना चाहिए, उससे यूएस को नुकसान होता है। तो इसकी वजह से कुछ लोगों को बुरा लगा था और वो उनको वोट नहीं दे रहे थे। While it is clear that he intends to continue down this path of racist nativism, it remains to be seen whether Ms. Harris will be able to offer a rational and humane border and asylum policy. अब ये तो पक्का दिख रहा है यहां से कि he intends to continue on this path, कि वो इसी रास्ते पे आगे चलने वाले, उनका थॉट प्रोसेस ही वही है ना, तो वो उसी रास्ते पे आगे चलेंगे। पर ये देखने की बात होगी कि जो कमला हैरिस है वो कुछ अल्टरनेटिव इसमें दे सकती है क्या, जिसमें थोड़ी सी मानवता की चीज हो, है ना, मानवता वाली कोई बात हो, और उसमें एक असाइलम पॉलिसी हो, यानी जो लोग आपके देश में आ रहे हैं उन्हें आप शरण दे सको। असाइलम का मतलब होता है शरण देना, है ना, तो आप उनको शरण दे सको। फॉर अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स इंक्लूडिंग रीजनेबल एंड जस्ट पाथ फॉर सिटीजनशिप फॉर दोज हु आर प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। यानी जो लोग आपके देश में आ रहे हैं यूएस में, उसमें सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं जिससे यूएस को नुकसान होगा, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो यूएस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप भी मिले, ये भी देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग से आपको धोखा है उनसे भी आपको बचना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे ये अब देखने की बात है। देयर इज अ पैल्पेबल नीड फॉर बाई पार्टीसन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी एट दिस जंक्चर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक ज़रूरत है कि बाई पार्टीसन पॉलिटिक्स हो और पॉलिसी हो इस जंक्चर पे, यानी ये सिचुएशन पे। तो ये पूरा इस एडिटोरियल में दिया है ना। तो अभी जो यूएस के इलेक्शंस होने वाले हैं उस पर पूरा एडिटोरियल, आई होप यहाँ तक सारा समझ गया होगा। ठीक, अब आपको एक दो 2 मिनट मिलेंगे, ठीक है, 2 मिनट। किस लिए 2 मिनट मिलेंगे आपके लिए, यहाँ पे ये पैराजंबल है, तो आई गिव यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस पैराजंबल, और फिर मैं बताऊंगा, फिर आप आंसर चेक करना, ठीक है। स्टार्ट।
ठीक हो गया। चलो, अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पॉज कर लो, कुछ सॉल्व कर लो पहले, और बाद में फिर यहाँ से शुरू करना। ठीक है, देखो हम देखेंगे अभी क्या क्या करना है हमको इसमें। तो हमारे पास यहाँ पे 6 सेंटेंसेस है ना, ये 6 सेंटेंसेस को प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो अगर आप नज़र डालो पहले, तो जैसा हमेशा कहते हो पहले नज़र डालो, प्रोनाउंस पे बहुत ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे पहले ही सेंटेंस में आपको दिख रहा है दीज क्वालिटीज, while highly revered come with immense pressure constantly maintain peak performance वगैरह वगैरह जो भी है आगे का, पर these qualities, तो मुझे एक ऐसा सेंटेंस दिखना है जिसमें क्वालिटीज के बारे में कहा गया हो, फिर ये सेंटेंस उसके बाद आएगा। तो ये पक्का पहला नहीं है, ये तो पक्का हो गया। दूसरा, इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, अच्छा स्पोर्ट्स के दुनिया के बारे में बता रहे, मतलब यहां से शायद शुरुआत हो सकती है, शायद। तो ये मेरे एक रडार पे रहेगा पहले सेंटेंस के लिए, मैं नंबर नहीं डाल रहा हूं इस पे, रडार पे रख रहा हूं मेरे, ये शायद पहला हो सकता है। हाउएवर से तो पक्का पहला नहीं आने वाला, और हाउएवर का मतलब होता है लेकिन, तो इसके पहले का सेंटेंस और इसके बाद में का सेंटेंस ये अपोजिट्स रहेंगे। ठीक है, तो ये आगे क्या बोला, मेंटल रेजिलियंस इजंट डेवलप्ड ओवरनाइट। अच्छा, मेंटल रेजिलियंस हमेशा एक अचानक से नहीं होता, तो ये हाउएवर का मतलब लेकिन है, तो ये अपोजिट्स बताएगा, तो ये भी पहला नहीं आने वाला। डी में बोला इट इज द एबिलिटी टू रिमेन फोकस्ड, ये भी पक्का पहला नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे अभी फिलहाल। ये नाउन से एक शुरू होने वाले सेंटेंस है, देखो ये एक नाउन से शुरू, एथलीट्स हु एक्सेल नॉट ओनली मास्टर देयर स्पोर्ट but also learn how to handle mental challenges like stress, fear of failure and self doubt। मतलब क्या कि ये एथलीट्स के बारे में बोल रहा है और ये स्पोर्ट्स के भी बारे में बोल रहा है, मतलब ये स्पोर्ट्स की दुनिया की ही एक बात है जिसके बारे में शायद बात कर रहे हैं। कौन सी? कि बात सिर्फ खेलने की नहीं है स्पोर्ट्स की, बट मेंटल चैलेंजेस की भी है। अब थोड़ा सा लाइट लग रहा है क्या? ये पहला नहीं होगा, पहला ये होगा और ये सेंटेंस उसके बाद लगेगा। मतलब अब अपन यहाँ पे लिख लेते कि बी पहले आएगा और उसके बाद ई आएगा, क्योंकि दोनों चीज में देखो क्या बोला है, स्पोर्ट्स मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है इन कंपैरिजन टू फिजिकल एबिलिटी। यहाँ पे भी मास्टर द स्पोर्ट यानी फिजिकल एबिलिटी, और यहाँ पे मेंटल चैलेंजेस, बोथ आर रिलेटेड। विदाउट दिस मेंटल टफनेस, अब मेंटल टफनेस की बात कहाँ हुई? ये सेंटेंस पढ़ रहे एफ वाला, विदाउट दिस मेंटल टफनेस, ये मेंटल टफनेस की बात कहाँ? यहाँ पे स्ट्रेस को मैनेज करना है, फियर ऑफ फेलियर को, सेल्फ डाउट को, मतलब पक्का ये सेंटेंस कहाँ लगेगा? ई के बाद। तो अपन एफ को यहाँ रख लेंगे, जगह छोड़ेंगे बीच में, अगर एडजस्टमेंट करना पड़ा तो यहाँ करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल लेकिन तो जरूरत नहीं पड़ रही, अब यहाँ तक तो आ गए। ये सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर इन तीनों को मैनेज करना है अपने को, ए को, सी को और डी को, क्योंकि बी ई एफ तो लग गए आपके। विदाउट दिस मेंटल टफनेस इवन द मोस्ट फिजिकली गिफ्टेड एथलीट्स, ये मेंटल टफनेस अगर नहीं होगी तो अगर कोई एथलीट ऐसा है कि जो फिजिकली बहुत तगड़ा है, गिफ्टेड है, तो भी ही कैन स्ट्रगल टू हैंडल वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको संभाल नहीं पाएगा। तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फिर यही डी में भी देखा था अपन ने, ये सेंटेंस में यहाँ क्या बोला है? इट इज द एबिलिटी, और मुझे अभी तक दीज क्वालिटीज दिखी नहीं, इसलिए मैं ये सेंटेंस लिया नहीं है। हाँ, यहाँ क्या बोला है? इट इज द एबिलिटी टू रिमेन फोकस्ड, देखो अभी क्वालिटीज देखो, रिमेन फोकस्ड, काम एंड कंपोज्ड इवन इन द फेस ऑफ इंटेंस प्रेशर दैट ऑफन सेपरेट्स चैंपियंस फ्रॉम द रेस्ट। चैंपियन से उन्हें अलग करने वाली चीजें कौन सी है? वो फोकस्ड होते हैं, वो काम होते हैं और कंपोज्ड होते हैं। फिर दीज क्वालिटीज आ सकता है, समझ गए? तो पहले आपका डी आएगा और फिर आएगा ए, और फिर लेकिन, अब ये लेकिन वाली चीज यहां आएगी सी। लेकिन मेंटल रेजिलियंस ये कोई रात भर में नहीं डेवलप हो जाता, इट्स अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग एंड ओवरकमिंग काउंटलेस एडवर्सिटी, ये बहुत मेहनत के बाद आता है। तो ये फाइनल सेंटेंस है, कंक्लूडिंग सेंटेंस सी। तो दिस विल बी योर सीक्वेंस बी ई एफ डी ए। समझे क्या? जमेगा क्या? ठीक है, अब आपने जो आंसर निकाला होगा उससे इसको टैली कर लेना थोड़ा, ठीक है। चलो, अब एक कुछ एग्जांपल हम लोग वर्ड स्वैप के भी देख लेंगे। वर्ड स्वैप है ना, चलो क्या होता है वर्ड स्वैप? जैसे कल देखा था हमने, अरे यार थोड़ा सा कट रहा है उधर साइड, है ना,
ठीक है। ठीक है, ध्यान दो। चलो, इन अक्टूबर लास्ट ईयर वी कंडक्टेड एन एक्सटेंसिव, हमें क्या करना है, अगर कोई वर्ड अपनी जगह पे सही नहीं लग रहा है तो वो और किसी वर्ड से रिप्लेस हो सकता है, तो उसे स्वैप कहते हैं। इधर का वर्ड उधर, उधर का वर्ड इधर, है ना। तो अभी देखेंगे यहां पे, इन अक्टूबर लास्ट ईयर वी कंडक्टेड एन एक्सटेंसिव सर्वे। एक्सटेंसिव सर्वे हो सकता है ना, डिटेल्ड लेवल का सर्वे को हम एक्सटेंसिव सर्वे बोल सकते हैं, ठीक है, ये तो सही लग रहा है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू गेज, टू गेज यानी जज करना, ठीक है, टू गेज ये भी सही लग रहा है, गेज भी इज लुकिंग ओके। टू गेज द एलिवेटिंग ऑफ पेंडेमिक ऑन वुमन, एलिवेटिंग ऑन पेंडेमिक ऑफ वुमन सही नहीं लग रहा, इंपैक्ट यहां लग सकता है क्या, ये लगा के देखना है। टू गेज द इंपैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन वुमन, हाँ लग सकता है, फिर ये एलिवेटिंग नीचे लगेगा, अगर इंपैक्ट यहां लगता है तो सी यहां लगेगा पक्का, ये अगर इधर लगता है तो ये इधर लगेगा, है ना। पेंडेमिक ऑन वुमेन फ्रॉम लो इनकम हाउसहोल्ड्स विथ अ व्यू टू एलिवेटिंग वुमेन्स एजेंडा अमंग पॉलिसी मेकर्स, तो एक ही स्वैप हो रहा है यहाँ पे, सी का डी और डी का सी, तो सी और डी ए, ये एक ही आपका आंसर है, ठीक है, बाकी दूसरा स्वैप नहीं हो रहा है, समझ गए, क्लियर, इजी, सी और डी में स्वैप है। नेक्स्ट, सेकेंड, however much President Biden might have overshadowed for Independence Day celebrations, overshadowed for Independence Day celebration नहीं होता, resurgence for Independence Day celebration ये भी नहीं, overshadow मतलब किसी चीज को ढक लेना, resurgence मतलब पुनरुत्थान, वो भी नहीं हो रहा, फिर called हो सकता है, might have called for Independence Day celebration, called for Independence Day celebration यानी सबको बुलाया गया कि ये करना है अपने को सेलिब्रेट, कॉल्ड हो सकता है, और अगर ये कॉल्ड हो सकता है, यूफोरिया तो पक्का नहीं होगा, तो अगर कॉल्ड होगा तो सी ए के जगह जाएगा ना, तो ए भी पक्का सी के जगह आता है, ये कंफर्म है, तो आपका ए और सी ये और ये तो स्वैप हो रहा है, तो पहले ए और सी के ऑप्शंस देखो, ए और सी का ऑप्शन सिर्फ ये वाले इसमें है, मतलब आंसर पक्का ये है, आपको ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल में ए और सी है ही नहीं, और अगर एक स्वैप हो रहा है तो नो इंटरचेंजेस रिक्वायर्ड ये भी नहीं आ सकता, मतलब तुम्हारा कंफर्म आंसर सी है, ठीक है। बी और डी को देख लो, लगे तो करना ही है क्रॉस चेक, तो द नेशन वाइड यूफोरिया चलेगा, यूफोरिया इधर चल सकता है और रिसर्जेंस इधर चल सकता है, फियर्स ऑफ रिसर्जेंस ऑफ कोविड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। चले अगले वर्ड पे, अगले तीन, लास्ट वाले तीन हैं, इनको भी देखेंगे अब। हाँ, क्या दिया है अभी इसमें, इन द गार्ब ऑफ, गार्ब का मतलब होता है चोला, हाँ, कोई चोला पहन के आप एक रूप धारण कर रहे हो खुद को छुपाने के लिए, है ना, उसे कहते हैं चोला, तो इन द गार्ब ऑफ एक्सीडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को एक्सीड करने का गार्ब नहीं पहना, मिस इन्फॉर्मेशन को क्या करने का गार्ब पहना ये देखना पड़ेगा, एक्सीडिंग तो नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा एक्सीडिंग, एंड फ्रैकास टेक्नोलॉजी ये भी नहीं बैठ रहा, पर ये एक्सीडिंग और इधर फ्रैकास भी नहीं बैठता, तो ए एंड बी का स्वैप पक्का नहीं हो रहा, ये पक्का हो गया, ठीक है। फिर एड्रेसिंग मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब सी का ए हो सकता है और ए का सी हो सकता है ना, अगर सी का ए होगा तो ए का सी पक्का होना है, तो क्या होगा, इन द गार्ब ऑफ एड्रेसिंग मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को एड्रेस करने के लिए, एड्रेस करना मतलब ध्यान देना, एंड फिर ये लगता है कि इधर देखो, एंड रेगुलेटिंग टेक्नोलॉजी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना पड़ेगा आपको, है ना, तो डी इधर लगेगा और डी इधर लगेगा तो बी इधर लगेगा, आपको सिर्फ एक वर्ड लगा के देखना है, दूसरा अपने आप उसके जगह आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ए और सी और बी और डी दोनों हो रहे, कौन सा ऑप्शन है, ए और सी बी और डी वाला, ये ऑप्शन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एन इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो ये पक्का नहीं बैठ रहा यहाँ पे वर्ड, कौन सा बैठ रहा, एंडेवर्ड बिटवीन इंडस्ट्री ये भी नहीं बैठता, कॉरिडोर्स बिटवीन इंडस्ट्री भी नहीं बैठता,
इंटीग्रेशन बिटवीन इंडस्ट्री हो सकता है, इंटीग्रेशन यानी जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, एंड इफेक्टिव इंटीग्रेशन, तो अगर इंटीग्रेशन यहां बैठेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां बैठेगा, है ना, हैविंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ए और डी का स्वैप पक्का है, पक्का है, ठीक है। अब ए और डी वाले ऑप्शन देख लो, ए और डी तुमको यहां दिख रहा है और बस यही एक ऑप्शन है, तो तुम्हारा ऑप्शन ये हो गया, एक ही ऑप्शन है, तुमको बी और डी चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ए और डी बी एंड डी के साथ कॉम्बिनेशन में भी नहीं है, तो योर आंसर इज ओनली ये। फाइनल वाला देखेंगे, चलो लास्ट में क्या बोला है, इट इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी, इट इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू एंश्योर एन इक्विटेबल कवरेज, इक्विटेबल कवरेज हो सकता है, इक्विटेबल कवरेज मतलब समानता वाला कवरेज, तो इक्विटेबल कवरेज हो सकता है अमंग दी शेयर ग्रुप्स ऑफ पीपल, शेयर ग्रुप्स ऑफ पीपल नहीं बैठ रहा, शेयर का मतलब होता है अलग, मतलब उसका यानी ग्रुप्स के साथ नहीं बैठेगा, है ना, कौन सा बैठ सकता है फिर, ट्रांसमिशन ग्रुप्स भी नहीं बैठता, दूसरे वर्ड के साथ जोड़ के पढ़ा करो उसको, है ना, वल्नरेबल ग्रुप्स बैठ सकता है, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल मतलब एट रिस्क, तो धोखा है, तो वल्नरेबल ग्रुप्स यहां अगर बैठा तो शेयर इधर बैठेगा, और ए अपने जगह पे सही लग रहा है, यहां पे गड़बड़ लग रही बी और डी में, तो तुम्हारा आंसर पक्का सिर्फ बी और डी होने वाला है, तो बी और डी तुम्हारे ए वाले ऑप्शन में है, तो दिस इज योर आंसर, समझ गए। तो ऑप्शन पे नजर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, सारे वर्ड्स को चेक करने की जरूरत नहीं, एक दो भी चेक कर लिए तो भी आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही हम रोज तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही हम रोज तैयारी करते चलेंगे, ठीक है। आपको क्लोज टेस्ट के आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ठीक है, तो आज यहीं रुकेंगे, थैंक यू वेरी मच।